बच्चों, वेक्टर टेस्ट जो भी सवाल ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे आप देखो कि पहला सवाल तो बहुत ही बेसिक है, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एक वेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता करंट वेक्टर? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को आप टिक करोगे। इसके बाद जैसे हम सेकंड को देखें, क्या कह रहा है वो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो कि अनइक्वल हैं। तो आप इक्वल नहीं ले सकते, एक्स और एक्स नहीं ले सकते। अगर एक को ए लोगे तो दूसरे को बी लोगे। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर ए है और एक बी है, इनका रिजल्टेंट तो क्या होता है? रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स। देखो आगे क्या कह रहा था, रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ रहा है। अच्छे बच्चों, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो LHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और RHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा is equal to a square plus b square plus 2ab. So this a square plus b square is cancelled. 2ab cos theta is equal to 2ab. That means cos theta is equal to 2ab upon 2ab. cos थीटा इज इक्वल टू 1, और जब आप cos की टेबल देखते हैं तो 1 cos 0 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे आंसर टिक करना था 0 डिग्री। इसके बाद आप अगला सवाल देखें, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। द एंगल बिटवीन देम इज 60, देन ए माइनस बी इज, ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो उसने कहा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में उसने एंगल की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी कितनी? ए का मैग्नीट्यूड कितना बोला? 2, और बी का कितना बोला? 4, और एंगल है 60, 2 4 60। और पूछ रहा है कि ए माइनस बी बताओ। तो रिजल्टेंट बच्चों, अगर ए प्लस बी कहता, अगर कहता ए प्लस बी बताओ, तो होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर कह रहा है ए माइनस बी बताओ, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि वो 180 माइनस थीटा बन जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, समझे? तो जब सब्ट्रैक्शन हो तो ये लगाना चाहिए, और ऐड हो तो फिर यहाँ प्लस लिख देना। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चों, ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 16 माइनस 2ab बच्चों कॉस थीटा कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से हो गया 2 कैंसिल। तो अंडर रूट में 4 प्लस 16 हो गया 20 माइनस 8 बच्चों, अंडर रूट में आ गया 12, मतलब 4 इंटू 3, दैट मीन्स 2√3। ये हुआ इस सवाल का आंसर, ठीक है जी, दैट इज 2√3। इजी। Two vectors having magnitude 8 and 10 can have maximum and minimum value of their resultant. तो उसने कहा कि एक वेक्टर हमारे पास कितना है? 8। एक वेक्टर हमारे पास कितना है? 8, और दूसरा कितना है? 10। एक है 8 और दूसरा है 10। तो रिजल्टेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। दो वेक्टर का रिजल्ट कम से कम उनके डिफरेंस के बराबर होता है, और ज्यादा से ज्यादा सम के बराबर। अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम ले लिया जाए तो रिजल्टेंट इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, और अगर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लिया जाए तो इससे कम कभी नहीं हो सकता। तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 18, इसलिए आंसर होगा इसका 2 और 18। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी, देन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको चूज करना है। तो बच्चों, ये जो सवाल है ये इस बात पर डिपेंड है कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हों तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होता है।
ये ए है और ये बी है ना। तो जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच में कब होगा, देखो ये रिजल्टेंट, ये बिल्कुल बीच में कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो। अदरवाइज बच्चों अगर बराबर नहीं हो तो रिजल्टेंट बड़े की तरफ झुक जाता है। तो ये रिजल्टेंट देखो ऐसे झुक गया, देखो बी की तरफ झुक गया, कब, अगर बी बड़ा हो, और अगर ए बड़ा होगा तो ए की तरफ झुक जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। और अगर दोनों में से कोई बड़ा नहीं है तो बिल्कुल बीच में होगा, अदरवाइज बड़े वाले की तरफ झुक जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि अगर यहाँ पर ए बड़ा है बी से, तो जो ये रिजल्टेंट है ना ये वाला, ये जो रिजल्टेंट है अगर ए बी से बड़ा है तो ये ए की तरफ झुक जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ए से बनने वाला जो एंगल है वो छोटा होगा और बी से बनने वाला जो एंगल है फिर वो बड़ा होगा। और वाइस वर्सा, अगर मैं कहूं कि बी बड़ा है ए से, तो जो एंगल बी के साथ फिर बनेगा वो छोटा होगा और जो ए के साथ बनेगा वो बड़ा होगा। बात समझ में आ गई, बड़े वाले की तरफ झुक जाता है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। तो बस हमें यही चूज करना था। तो ए के साथ अल्फा बना रहा है ना, तो अल्फा बड़ा कब होगा, जब ए बड़ा होगा, जब ए बड़ा है तो अल्फा बड़ा होगा, राइट। तो और अगर बी बड़ा है तो बीटा बड़ा होगा, तो जैसे आप देखो डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर बी बड़ा है तो बीटा बड़ा होगा, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्सेस 2p एंड रूट 2p एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज p रूट 10। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सवाल। आपको सीधा क्या करना है कि जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो उसने कहा कि किसी एक वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 2p और दूसरे वेक्टर की वैल्यू वो कह रहा है रूट 2p, और जो इनका रिजल्टेंट आया उसको वो कह रहा है p रूट 10। तो बस आप इन तीनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे a की जगह आपने a की वैल्यू 2p पुट कर दी, तो 2p का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4p स्क्वायर, प्लस b की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, जब इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा 2p स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू b की वैल्यू रूट 2p और आगे बच्चों cos थीटा, और ये रिजल्ट के बराबर होगा एंड द रिजल्ट इज व्हाट p रूट 10। ये होगा रिजल्ट। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 10p स्क्वायर, और स्क्वायर कर दिया तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, दिस इज 6p स्क्वायर एंड प्लस बच्चों ये आ गया 4 रूट 2 p स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों 10 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2 p स्क्वायर कॉस थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। आप जानते हैं 1/√2 कॉस 45 होता है। कॉस थीटा कॉस 45 आ गया तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। देखो मैंने बहुत आसान सा दिया था ना ये टेस्ट, बहुत आसान सा टेस्ट है, देखो जैसे 6। अगला सवाल बच्चों, A is equal to B plus C. The magnitude of A, B and C are 5, 4, 3. The angle between A and C is. क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आ गया हूं और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हमारे पास, उसने कहा कि B और C को जोड़कर A आया, तो A रिजल्टेंट है, A रिजल्टेंट है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, बी और सी का रिजल्टेंट, राइट ना। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है प्लस 2bc कॉस थीटा, तो ये रिजल्टेंट ए के बराबर होगा। यही तो मतलब हुआ, बी और सी को जोड़ के अगर ए आया। तो आगे क्या कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो 5 है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 25, 16 और 9 भी होता है 25 प्लस 2 इंटू 4 इज 8, 24 कॉस थीटा। अच्छे बच्चों 25 माइनस 25 जीरो होता है, जीरो इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों जीरो हो गई, जीरो होती है कॉस 90 की वैल्यू, तो थीटा आ गया 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी और वेक्टर सी 90 डिग्री पे रहे होंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि वेक्टर बी और वेक्टर सी 90 डिग्री पे रहे होंगे और उनका जो रिजल्टेंट आया है वो आपका वेक्टर ए आया है, दिस वन।
तो उसने b की वैल्यू कितनी बोली थी, b की वैल्यू बोली थी 4 और c की वैल्यू कितनी बोली थी 3 और a की वैल्यू बोली थी 5। अब वो क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन a एंड c, तो a और c के बीच में मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो मैं कितना ज्यादा यूज करता हूं ना इसको कि अगर ये वाला एंगल चाहिए तो आप कहोगे दिस अपॉन दिस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, मतलब अल्फा की जगह बच्चों tan इनवर्स 4/3 आप कहोगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो ऑप्शन ही नहीं था। तो एक्चुअली क्या है ना कि अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत छेड़खानी तो हो ही सकती है सवाल में। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और यहाँ पे लिख लो अल्फा, तो क्या लिखा है tan अल्फा इज 4/3। और tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर पे 4 और बेस पे 3 लिख दो, क्योंकि tan अल्फा 4/3 है। तो पाइथागोरस से बोलो ये 5 आ गया, पाइथागोरस से ये 4 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस लगा लो 5 आ गया। तो इसी एंगल को क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इसी एंगल को क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 नहीं मिल रहा था, तो तुम cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 ढूंढ लेते, या sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5 ढूंढ लेते। ये एक ही बात है, समझे। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस यूज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ tan की टर्म्स में नहीं था, तो आप cos वाला जो आपके पास दे रखा है उसको टिक कर सकते हो। जैसे cos की टर्म्स में हमारा आंसर आया था cos इनवर्स 3/5, तो ये देखिए कहाँ पर लिखा है, ये है हाजिर यहाँ पे, दैट इज आंसर ऑफ 7th। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखिए लिखा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। आपको याद होगा कि मैं तो हमेशा कहता ही ये हूं कि अब थोड़े से बड़े हो गए हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जरा समझ लो। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को कहते हैं। बस वो बहुत हो गया कि तुम ऐसा कहा करते थे इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को कहते हैं, और चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब R2 माइनस R1। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचेगा। तो क्या है फाइनल पोजीशन, जरा देखना उसने सवाल में क्या बोला था बच्चों। उसने सवाल में कहा था कि एक पार्टिकल को हमने कहां से इनिशियल पोजीशन बताई थी 2 3 5, इनिशियल वो 2 3 5, और फाइनल पोजीशन बताई है 3 4 5। तो फाइनल पोजीशन है 3 4 5, मतलब 3i कैप 4j कैप 5k कैप, सीक्वेंस समझते हो ना, XYZ। और इनिशियल पोजीशन क्या थी 2 3 5, दैट मींस 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। बच्चों 3i में से 2i को माइनस करोगे, 4j में से 3j को माइनस करोगे, 5k में से 5k को माइनस करोगे। इसका मतलब तुम्हें ढूंढ लेना था जहां लिखा हो सिर्फ i प्लस j, i प्लस j लिखा हो या i प्लस j प्लस 0 लिखा हो, तो वही आपका आंसर होता। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बच्चों अगला सवाल है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड a मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो इससे मिलता जुलता मैं एक सवाल हमेशा करवाया करता हूं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर गए होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता सा सवाल होता है, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुछ अलग है। अगर आप इस सवाल को वापस पढ़ें ध्यान से, सब लोग टेस्ट पेपर हाथ में लेके बैठो इस टाइम, है ना। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, जो इसका सोल्यूशन इस टाइम देख रहे हैं, तो टेस्ट पेपर हाथ में रखो अपना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ, सामने देखो सवाल क्या लिखा है। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, तो ये भी एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और जो दूसरा वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड भी ए है। तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ए और ए, और इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो लिखा है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर रेस्पेक्टिव। इनका जो रिजल्टेंट होगा, तो पहली बात तो अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट ना इसकी तरफ होगा ना इसकी तरफ होगा, जैसे मैंने अभी समझाया बिल्कुल बीच में होगा। जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं अलोंग बाइसेक्टर, मतलब बिल्कुल जो इनको बराबर बराबर में काटने वाली लाइन है ना उसके अलोंग होगा। ये तो बात हो गई डायरेक्शन की। और रिजल्ट होगा कितना, तो आप कह दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So that will be equal to under root
है ना, वो एक मिलता जुलता सा सवाल होता है, उसमें चेंज पूछता हूँ, यहाँ चेंज नहीं पूछ रहा, यहाँ चेंज नहीं पूछ रहा हूँ। तो 2a² यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों, और ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा। और वैसे भी 50 क्वेश्चन दिए थे, अभी तो तुम्हारा जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सवाल करना। अगर तुम्हें किसी सवाल को देखते ही ये फीलिंग आ रही है कि ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है और मैं तो इसमें फंस जाऊंगा, तो अच्छे बच्चों छोड़ दिया करो तुम उस सवाल को, और सबसे पहली कोशिश ये करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल करूं। 50 में से कोशिश करो कम से कम मैं 30 करूं एटलीस्ट, और सारे के सारे सही, कम से कम 120 नंबर तो लाने शुरू करो। तो इसके बाद बच्चों आप लोग ये जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है ये? कॉस 2 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी है r इज इक्वल टू √2a और अंदर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये देखो cos 2x की फॉर्म बन गई। किसकी फॉर्म बन गई? cos 2x की। थोड़ा सा ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये cos 2x की फॉर्म बन गई। और क्या होता है cos 2x? मैंने अभी बताया, cos 2x होता है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वेरेज अगर मैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कहूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। गॉट इट? तो बच्चों cos 2x को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो हम cos 2x को ये लिख सकते हैं, और इसके अलावा बच्चों cos स्क्वायर x माइनस, बोलो साइन स्क्वायर x की जगह इस इक्वेशन से क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख लूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम cos 2x को ये भी लिख सकते हैं, देखो cos 2x को ये भी लिख सकते हैं। तो कब क्या लिखना है ये सब प्रैक्टिस से ही सीखोगे। तो मैंने कहा ना कि शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है, तो तुम एकदम 50 करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम कोशिश ये करो ना शुरुआत में, जो बच्चे भी 100 नंबर से नीचे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जिनके नंबर 100 से कम आ रहे हैं फिजिक्स में, वो ये कोशिश करो कि पहले 120 तो आए, सीधा 30 टारगेट करो। तो 1 प्लस बच्चों cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल। तो ये बच्चों √2a है, और देखो ये क्या बचेगा? ये बचा है अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दैट मीन्स √2a इंटू √2 cos थीटा बाई 2। √2 इंटू √2 हो गया 2, तो आपका आंसर हो गया 2a cos थीटा बाई 2। 2a cos थीटा बाई 2। आपको ये लेक्चर रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसलिए आप कितनी बार भी इसको रिवाइंड कर करके सुन सकते हैं। तो 2a cos थीटा बाई 2 अलोंग द बाइसेक्टर, ये इसका आंसर होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। तो मैंने आपको ये सिखाया है क्लास में कि बच्चों जब भी ऐसा कहे कि बहुत सारे सेट बना दिए, जैसे इसमें इसने एक सेट बनाया 10, 10, 10, जो इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा इसने बनाया 10, 10, 25, और तीसरा इसने बताया 10, 10, 35, और फोर्थ में लिख रखा है नन। तो इनमें से कौन 0 हो सकता है? तो याद रखिएगा कि जो तीसरे वाला है ना, तीसरे वाला, वो इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम की रेंज में होना चाहिए। तो 10 और 10 का मिनिमम कितना आएगा? 0, क्योंकि मैंने अभी कहा दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कम से कम उनके डिफरेंस के बराबर होता है, तो 10 और 10 का डिफरेंस होगा 0, और ज्यादा से ज्यादा उनके सम के बराबर होता है, तो 10 और 10 को जोड़ दो तो 20 आएगा। तो तीसरे वाला ना हमेशा इसी रेंज में होना चाहिए, 0 और 20 के बीच में होना चाहिए, और देखो ये 0 और 20 के बीच में ही है, इसका मतलब ये 0 दे सकता है। जरा यहाँ पे देख लो, इनका कम से कम रिजल्ट क्या आएगा? इनके डिफरेंस के बराबर। ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? इनके सम के बराबर। तो तीसरे वाला इस बीच में ही कहीं होना चाहिए था, पर वो इस बीच में नहीं है, इसका मतलब ये 0 कभी नहीं देगा। एक बार वापस सुन लो, 10 और 10 का डिफरेंस 0, सम 20,
तो तीसरे वाले को 0 और 20 के बीच में होना चाहिए था, पर वो 0 और 20 के बीच में नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। इसलिए कौन देगा? ओनली फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। और ये था सवाल नंबर 10। चलें आगे। चलो बच्चों, इसके बाद हम सवाल नंबर 11 पे आ गए हैं। अ मैन फर्स्ट मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, then 6 meter due north, and finally 7 meter due west. Then the magnitude of the resultant displacement in the meter is. तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं सवाल नंबर 11 और उसने क्या कहा। तो बच्चों आप अपने रजिस्टर पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा ऐसे बना लिया करो। तो क्या है पर्सन की नई पोजीशन? सवाल को ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। उसने कहा मैन फर्स्ट मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट। पर्सन 3 मीटर चला। बेटा किधर चला? ईस्ट की तरफ। देखो ध्यान से, ईस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? प्लस एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, जिसका कोड होता है प्लस आई कैप। 3 मीटर ईस्ट के बाद बच्चों 6 मीटर नॉर्थ गया। तो फिर 6 मीटर किधर गया बच्चों? नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ लिखा है? वाई एक्सिस पे। उसका कोड होगा अच्छे बच्चों प्लस जे कैप। आगे लिखा है फाइनली 7 मीटर वेस्ट गया। फिर वो 7 मीटर बच्चों वेस्ट गया। वेस्ट कहां पर है? माइनस एक्स एक्सिस पर। उसका कोड हो गया माइनस आई कैप। तो पर्सन की ये नई पोजीशन आ गई अच्छे बच्चों। और जहां से उसने चलना शुरू किया उसको आप कहेंगे ओरिजिन। जहां से अगर उसने कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया तो आप मानेंगे कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो 0 0 0 है, नहीं तो वो बताता उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी। तो फिर उसने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को कहते हैं, मतलब R2 माइनस R1। तो जब आप R2 में से R1 को माइनस करोगे तो R1 तो 0 0 0 है, तो जो R2 की वैल्यू है वही बचेगा। दैट मीन्स 3i प्लस 6j माइनस 7k, यही आपका आंसर होगा। अगर ये नहीं दे रखा तो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा। जरा देखना ये दे रखा है क्या? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लगाओ। जो i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो j के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो k के साथ लिखा है उसका स्क्वायर। बोलो जल्दी से यस और नो। तो 36 में 9 अगर ऐड कर दोगे तो 36 में 10 ऐड करते तो 46 बनता। 9 जोड़ा तो 45 बना। 45 प्लस 49 आ गया बच्चों। तो ये अंडर रूट में बच्चों आ गया 94। मेरे ख्याल से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हाँ यहाँ पे ना पता नहीं कैसे गलती कर देते हो तुम, ध्यान से पढ़ते हो नहीं। यहाँ पे लिखा है विच कैन नॉट बी जीरो। इस बार कह रहा है कौन जीरो नहीं हो सकता। तो देखो पहले वाला तो हो सकता है क्योंकि तीसरा पहले दो की रेंज में ही लिखा है। इसी तरह दूसरे में भी देखो तीसरा पहले दो की रेंज में ही लिखा है। तो इसका आंसर ये होगा आखिरी वाला डी, 10 20 40। तो शुरुआत के जो दोनों है ना 10 और 20, उनका रिजल्ट उनके डिफरेंस के बराबर मतलब 10, और सम के बराबर मतलब 30। 10 और 30 के बीच में ही होगा। तो 40 तो कभी नहीं होगा ना। तो तीसरे वाला जो होता है ना वो पहले दो की रेंज में होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम की, तभी जीरो पॉसिबल है। पर ये रेंज से बाहर हो गया। इसकी प्रैक्टिस कराई है मैंने क्लास में। जब आप वो वीडियोस देख लें उसके बाद ही आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें। इसके बाद सवाल नंबर 13 पर मैं आ गया हूं। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी, मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज। तो बच्चों मैं आ गया हूं सवाल नंबर 13 पे। और क्या है सवाल नंबर 13? सवाल नंबर 13 है बच्चों की a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है डबल ऑफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों जब आप दो वेक्टर्स को जोड़ते हो, जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? जोड़ के जो रिजल्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर कोई बात समझ नहीं आए ना तो वहीं कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन सी बात समझ नहीं आई, या फिर मेरे पास आके पूछ लेना क्लासरूम के आगे पीछे। तो जब भी तुम्हारी क्लास हो उसके आगे पीछे आ जाना, या कभी भी जब भी फ्री मुझे देखो ऑफिस में आके पूछ लेना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू डबल ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जब आप दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आता है। वो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो दोनों का, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो।
दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और राइट साइड में स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये अंडर रूट भी हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है, तो ये आएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab cos थीटा। और बस अब आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए था, थोड़े से कैलकुलेशन में अगर एक्सपर्ट हो, ये -8 जब इधर आएगा तो इस 2 के साथ जुड़ के बनेगा 10ab cos थीटा, जबकि इधर देखो ये 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करोगे 3a स्क्वायर आएगा, और 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करोगे तो 3b स्क्वायर आएगा। समझ गए? और आप देखो कि इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है ना, इससे नहीं निकाल सकते ना। देखो ए बी थीटा कितना कुछ यहाँ पे अननोन है, ऐसे कैंसिल वैंसिल थोड़ी हो रहा है कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें। इसलिए इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन अवेलेबल था डेटा इनसफिशिएंट, कि जितना डेटा आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, तो डेटा इनसफिशिएंट आपको कहना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे जा रहा हूं। वेक्टर ए है 3i प्लस 4j, वेक्टर बी है 6i प्लस 8j, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सवाल नंबर 14 पे आ गया हूं बच्चों। उसने कहा है कि एक वेक्टर ए है जो कि 3i प्लस 4j है, और बच्चों एक वेक्टर है बी जो कि है 6i प्लस 8j। तो बच्चों वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालो तो वो आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 मतलब 5 आ गया, और अगर आप b का मैग्नीट्यूड निकालो तो वो आएगा अंडर रूट 36 प्लस 64 मतलब 100, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। तो देखना कहीं एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हम a और b का रेशो निकालें तो 5/10 वो 1/2 आएगा। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वही आपकी बात सही होगी। तो जी हाँ, ऐसा आपको जरूर एक ऑप्शन में दिख गया होगा कि a अपॉन b की वैल्यू 1/2 है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, आप शायद ये करके फील कर पा रहे होंगे कि नहीं कर सकते थे हम सवालों को, इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं, प्रैक्टिस से होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें आप। वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज। मैं जब भी वेक्टर पढ़ाता हूं मैं कभी ये कहने से नहीं बचता, मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसमें एग्जामिनर का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्ट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। मैं जितनी बार मुझे मौका मिलता है ये बात हमेशा ही कहता हूं, और फिर भी जो बच्चे इस सवाल में फंसे, देखो मैं तुम्हारे लिए ही कहता हूं कि मैं कितना ही बता लूं उसके बाद भी तुम हमेशा इसमें गलती करते हो। देखो तुम कितने नालायक हो ना। तो जैसे इस सवाल में कहा गया वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, तो वेक्टर ए अपवर्ड है, और वेक्टर ए अपवर्ड है मतलब प्लस के कैप मान लेते हैं, अपवर्ड मतलब आसमान की तरफ है, और बी जो है वो नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ को जे मान लेते हैं, नॉर्थ को जे मान लिया। तो वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा? तो बच्चों ए क्रॉस बी क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। आपको ऐसा ऑप्शन, तो ए की डायरेक्शन है अच्छे बच्चों के, और बी की डायरेक्शन है जे, तो के क्रॉस जे, और माइनस आई पे कौन होता है? वेस्ट। इसलिए आपका आंसर हुआ वेस्ट, अलोंग वेस्ट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ये सवाल है magnitude of a cross b is √3 times of a dot b, then the value of a plus b is। उसने कहा a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो √3 टाइम्स है a डॉट b के, तो उसको a प्लस b की वैल्यू चाहिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, वो पूरी वैल्यू है, लेकिन उसने कहा मैग्नीट्यूड, तो एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्शन बताता है। और ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा,
तो अच्छे बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इज 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया, √3 tan 60 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा आ गया 60 डिग्री। तो उसने कहा a प्लस बी की वैल्यू बताना। अब हमें क्या बताना है, a प्लस बी, मतलब वेक्टर a को वेक्टर b में जोड़ के बताना है कि क्या आएगा। तो आप कहोगे कि जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जोड़ कर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा कितना है 60, कॉस 60, कॉस 60 1/2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। बच्चों अंडर रूट की जगह पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ये इसी बात को लिखने का एक और तरीका हुआ कि आप यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए ऐसे। तो चूज कर लीजिए, ये आपको जहां पर भी दिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर हाफ, तो ये 16 का आंसर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर हाफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहा हूं। द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन r1 टू दिस पोजीशन, और हमें वर्क की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गया हूं बच्चों, और सॉरी 16 नहीं 17 पे पहुंच गया हूं। उसने कहा कि एक पोजीशन है r1 और वो उसने दे रखी है i प्लस 3j प्लस के, और एक पोजीशन है r2 जो उसने दी है 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है, मतलब r2 माइनस r1। तो जरा r2 में से r1 को माइनस करके लिखना, 2i में से i को माइनस करो, i बचेगा, 2j में से 3j को माइनस करो, माइनस j बचेगा, 3k में से k को माइनस करो, 2k बचेगा। ये आ गया प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और उसने फोर्स भी दे रखा है, कितना, उसने फोर्स दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, और आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क। वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, आओ डॉट प्रोडक्ट कर दें, i का कोएफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई, j का कोएफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई, k का कोएफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई। तो 6 और 1 7, 7 में से 2 माइनस कर दो 5, तो आपका आंसर हो गया इसका 5 जूल। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17। मैंने कहा था कुछ अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करूंगा, लेकिन देखो फ्लो में सारे डिस्कस होते जा रहे हैं। The modulus of the vector product of two vectors is 1 by √3 times their scalar product. The angle between the vectors is, बहुत ही सिंपल सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। मॉड्यूलस मतलब मोड, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 18 में द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। अपने पास टेस्ट पेपर हाथ में रखो, है ना, जिस टाइम सॉल्यूशन देख रहे हो। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा कितना है, 1/√3 टाइम्स है किसका, स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। तो देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कॉस को लेफ्ट में ले आओ, साइन अपॉन कॉस tan होगा, तो tan थीटा 1/√3, 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो वैल्यू थोड़ी सी याद वाद कर लो, अगर वैल्यू नहीं पता तो ये बेसिक बातें हैं, नहीं तो इनमें तो गड़बड़ होती ही रहेगी। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है बच्चों इसका आंसर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 को अगर रेडियन में लिखें तो 30 इंटू पाई बाई 180 कर दें तो पाई बाई 6 आपका आंसर हो जाएगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद लिखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं और इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल उनके लिए जो कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग है। वेक्टर ए दे रखा है बच्चों -3i -2j -3k। वेक्टर बी दे रखा है बच्चों 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो उसने कहा एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक बात बताओ, वो कौन है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बताओ। फिर भूल गए ना तुम, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। चाहे ए क्रॉस बी निकाल लो, चाहे बी क्रॉस ए निकाल लो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं वो निकाल दूं तो जो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा
वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये देखो, पहले लिख लो आई, सिखा रखा है ना ये सब, पहले लिख लो आई, फिर लिख लो माइनस जे, फिर लिख लो प्लस के, सिखा रखा है ना। तो सबसे पहले इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, -2 × 6 कितना आएगा, -12, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 4, ये भी कितना आएगा, -12। तो -12 + 12 बोलो कितना आ गया, 0। तो इसलिए यहां पर आ गया बच्चों 0, यहां पर आ गया 0। बात समझ आ गई। इसके बाद अब जे को देखो, जे के साथ क्या लिखा जाएगा, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -18, माइनस इसको यहां मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -6, -18 + 6 इज -12, तो यहां पर आएगा -12। और आखिरी बात, अब के साथ, के साथ, तो बच्चों अब के साथ जब करेंगे तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो -3 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, माइनस इसको -2 को यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -4। तो -12 + 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी -8, तो यहाँ पे लिख दो -8। तो कितना आ गया, 0 आई, -12 जे, -8 के, ये आ गया। तो A क्रॉस B की वैल्यू आ गई, A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ गई, 12 जे -8 के, ये A क्रॉस B की वैल्यू आ गई। तो B क्रॉस इसका बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब वो आएगा -12 जे + 8 के। तो अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दो, वो भी सही जवाब है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दो, वो भी सही जवाब है। और किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चों, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के अलोंग कैसे निकाला जाता है, उस वेक्टर क्वांटिटी को एज इट लिख के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को एज इट लिखो 12j - 8k और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो √12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये भी सही जवाब है। या इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दो, इस वेक्टर क्वांटिटी को एज इट लिखो और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 144 + 64, ये भी सही जवाब है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन वहां पे प्रेजेंट है वो ही सही जवाब है। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ये एक अच्छा सवाल था बच्चों, बोलो बात समझ में आती है। चलो बच्चों आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे जाता हूं। तो वेक्टर P ये है, मेक्स एन एंगल फ्रॉम z एक्सिस। ये जो वेक्टर P है ये z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देना, ऊपर जो कॉमन वोमन आ रहा हो कॉमन वोमन निकाल के कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गया हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, और मैंने हमेशा ही कहा है कि ये एंगल वाले सवाल वेक्टर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। P वेक्टर इज इक्वल टू 6i + 4√2j + 4√2k, ये। तो सबसे पहले ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इस वेक्टर P का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना निकलेगा, अंडर रूट लगा के कोएफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर दैट इज 36, कोएफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर, सही है, कितना आ गया, 10 आ गया मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। उसके बाद एंगल कहां से बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो, एंगल बताना है z एक्सिस से। मैं तीनों ही बता दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अगर मैं x एक्सिस से पूछता तो आप कहते कि सर जो I के साथ लिखा है ना उसको पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर मैं y एक्सिस के साथ पूछता तो जो j के साथ लिखा है ना उसको पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर मैं z के साथ पूछता तो जो k के साथ लिखा है ना उसको पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और मैंने यही पूछा था, सही है। तो ये ऊपर 2 और नीचे 5, तो 2√2/5, ये वाला ऑप्शन टिक कर देते क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर हो जाता देखो सी, ठीक है। टोटल 50 सवाल है, जैसे एक वीडियो मैंने ये यहाँ पे अपलोड कर दिए, तो इसी तरीके से एक पार्ट में और बाकी बचे हुए सवाल ले लूंगा। आज इतना ही टाइम था, फिर मेरा एक अगला बैच भी है बच्चों। थैंक यू सो मच, अगला पार्ट जल्दी ही दे दूंगा, पूरे 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।